दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 48। माहिर और महाबेर अगली सुबह घर पहुंचे थे। महाबेर तो सबसे मिलता फिर से कहीं चला गया था, जबकि माहिर नाश्ता करके कमरे में बैठा सफ़ा का वेट कर रहा था, जो न जाने कहाँ रह गई थी। 2 दिन से उससे नहीं मिला था, जिसकी वजह से दिल बेकरार था और इस दिल को सुकून सिर्फ सफ़ा की करबत में ही आना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वो अंदर आई। हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में वो खुद भी लाल गुलाबी लग रही थी। माहिर फ़ौरन उठकर उसे सीने से लगा गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। 2 दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजरे मैं बता नहीं सकता। वो शिद्दत से उसका सर चूमते उसे सीने में पैंच गया। उसका बस न चला कि उसे खुद में कहीं छुपा ले, जबकि सफ़ा की आंखें आंसू से भर गए थे। सफ़ा मेरी जान, रो क्यों रही हो मेरा बच्चा? वह उसकी सिसकी सुनकर उसका चेहरा अपने सीने से निकालते बोला। माहिर जी मेरी जान। माहिर कुर्बान, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? माहिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैं डर गई थी, मुझे लगा अब आप कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। मैं 2 दिन से सोई भी नहीं हूँ। आपको पता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब पूछते थे कि क्या हुआ है, आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए? वो रोते बोली तो माहिर ने उसके आंसू अपने लबों से चुने और उसे वापस सीने से लगा लिया। माहिर खान सफ़ा खान को छोड़कर जाए तो मर न जाए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ? अगर मीटिंग ज़रूरी ना होती और मेरा जाना भाई के साथ ज़रूरी ना होता तो मैं कभी भी ना जाता। तुम जान हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? और दूसरी बात, जैसे तुम्हारा दिल चाहेगा, जो तुम्हारा दिल कहेगा वही होगा। तुम आगे स्टडी नहीं करना चाहती तो मत करो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। बस उस दिन मुझे कुछ गुस्सा आ गया था और तुम्हें इग्नोर कर दिया, लेकिन वो 2 दिन मैंने कैसे किस तरह गुजारे मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। किस किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये सब मैं दिल से कह रहा हूँ। बस तुम एक काम करना, जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मुझे रूम में बिल्कुल तैयार मिलना हर रोज़। बाकी का काम मैं खुद कर लिया करूँगा। वह आखिर में शरारत से बोला तो सफ़ा ने उसके सीने पर ज़ोर से मुक्का मारा। आपका नाम माहिर खान नहीं बेशरम खान होना चाहिए था। वो उसकी बातों से परसकून हो गई थी। ये जान कर के वो उससे नाराज़ नहीं है, उसकी सांसें चल पड़ी थी, जबकि उसकी बात सुनकर वो हंस दिया। रोया मत करो, मेरी जान निकल जाती है। वो उसकी आंखें साफ करता उन पर बोसा देते बोला। आप रुलाते हैं। वो उससे अलग होते उस पर इल्ज़ाम लगाते बोली तो माहिर ने घूर कर उसे देखा। मैं कब रुलाता हूँ? वो हफ्की से बोला। आप ही रुलाते हैं और शादी के बाद 2 दफ़ा रुला चुके हैं। एक दफ़ा फूल में फेंक कर और दूसरी दफ़ा अब वो उसे याद दिलाते बोले तो माहिर ने उसे बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। मैंने दोनों दफ़ा सॉरी भी किया है। अब जब इल्ज़ाम लगाया है तो उसकी सज़ा भी भुगतो। वो उसे एकदम से बाजू में भरते बेड पर उसे लेटाते उस पर झुक आया, जबकि सफ़ा हवास बाहता सी उसे देख रही थी। माहिर क्या कर रहे हैं? वो उसकी गर्दन में मुँह दिए अपने लम्ब से उसे रोशनास करवा रहा था। डिस्टर्ब मत करो सफ़ा। लेकिन माहिर, मैमल और बाबा नीचे हैं, क्या सोचेंगे वो दोनों जानते हैं कि मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ और अब अपनी बीवी से प्यार करके अपनी तकन उतारूँगा। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए सफ़ा जानी। वो उसे लाजवाब करता उसके चेहरे को अपने लम्ब से भिगा रहा था। सफ़ा और कोई रास्ता ना देखते अपना अब उसके हवाले कर गई थी। जानती थी वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। जब तक वो ना चाहता वो इस बेड से नीचे नहीं उतर सकती थी। मामा मुझे आइसक्रीम खाने जाना है तो जाना है, प्लीज़ न जाने दें। रात के 10 बज रहे थे जब ज़ारा मैडम को बाहर जाने का दौरा पड़ा था। सब लोग थके हारे सोने जा चुके थे, क्योंकि 2 दिन से सब लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तो कभी आ रहे थे। अक्सा को भी आज छुट्टी मिली थी तो सब लोग उन्हें घर तक छोड़ने गए थे और बेबी को वेलकम करने का भी बहुत बड़ा इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से सब घर आते ही सो गए थे। जबकि ज़हीर वहीं से एमके को मिलने चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। ज़ारा मार खाओगी मुझसे, अब जाओ जाकर सो जाओ। और अगर आइसक्रीम खानी है तो फ्रिज में रखी है, खा लो।
फातिमा बेगम को उस पर तप चढ़ी थी। मामा फ्रिज में पड़ी नहीं कहानी बाहर जाकर कहानी है, वो मुंह बनाते बोली तो फातिमा बेगम ने घूर कर उसे देखा। इससे पहले कि वो ज़ारा को कुछ कहते, ज़हीर को अंदर आते देखकर वो जल्दी से ज़हीर की तरफ बढ़ी। ज़हीर आइसक्रीम खाने बाहर चलें, जबकि ज़हीर को समझ नहीं आई कि वो पूछ रही है या बता रही है। ज़रा कोई शर्म कोई हया है तुम में? बच्चा अभी थका हारा वापस आया है और तुम्हारी फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही। जाओ जाकर सो जाओ और उसे भी आराम करने दो। मामा वो शोर है मेरे, ज़ारा ने बताना लाजमी समझा। शोहर है, कोई नौकर या ग़ुलाम नहीं है जो आधी आधी रात को तुम्हारा कहना माने। वो भी उसकी माँ थी। ईंट का जवाब पत्थर से आया था। फातिमा बेगम ने एक बार फिर उसकी सत्री कर दी थी, जबकि ज़हीर के चुप रहने और फातिमा बेगम के डांटने पर वो मुंह फैलाते अपने कमरे में जाने लगी। जब ज़हीर ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका। चाची मैं बिल्कुल भी नहीं थका, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। ज़हीर के कहने पर ज़ारा खुश होती वापस मुड़ी। ज़हीर इस लड़की का तो दिमाग ख़राब है, जाओ बेटा तुम आराम करो, आइसक्रीम ही है, कोई ख़जाना नहीं है जो इसको लेना ही लेना है। माँ की बात पर फिर से ज़ारा का मुंह बन गया था, जबकि ज़हीर को वो उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वैसे भी निकाह के बाद वो एक दूसरे से अभी तक ठीक से मिले भी नहीं थे और ना ही कोई बात कर सके थे, तो ज़हीर भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। नहीं चाची मैं अपनी खुशी से लेकर जा रहा हूँ, आप सो जाए, हम आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे। ज़हीर के इतना प्यार से कहने पर वो मान गए थे। ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना, फिर जल्दी आ जाना। वो एक नज़र बेटी को घूरते अपने कमरे में चली गई। आप अब चलें, ज़हीर बोला तो वो झट से पहले बाहर भागी। वो भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम पार्लर के सामने मौजूद थे। आइसक्रीम लेते वो उसे बीच पर ले आया था, जहां वो दोनों गाड़ी के बानट पर चढ़े आइसक्रीम खा रहे थे। थैंक्स ज़हीर, आप ना बहुत अच्छे हैं, वो आइसक्रीम खाते बोली तो वो उसे देखता मुस्कुरा दिया, क्योंकि आइसक्रीम वो बिल्कुल बच्चों की तरह खाती थी। आधी आधी खाती थी, जबकि आधी होंठों के इर्द गिर्द लगी होती थी। ज़हीर ने जेब से रुमाल निकालते उसके होंठ साफ़ किया और रुमाल वापस जेब में रख दिया। थैंक्स किस लिए? वो अपनी आइसक्रीम खाते उससे पूछ रहा था, जो अचानक उसके होंठ साफ़ करने पर साकत हो गई थी। वो आप मुझे आइसक्रीम, वो बेचारी शर्म से बात भी पूरी नहीं कर पाई थी। तुम कोई ख्वाहिश करो और ज़हीर पूरी ना करे, ऐसा हो सकता है भला? और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं और तुम इतनी शर्मा रही हो। वो उसकी सुर्ख पड़ती रंगत को देखते शरारत से बोला। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बाल कान के पीछे करते बोले, जबकि नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। जब अचानक ही ज़हीर ने झुककर उसका गाल चूम लिया। इस तरह शर्माओगी तो अपना ही नुकसान करवाओगी मेरी जान, इतनी प्यारी लगती हो शर्माते हुए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो उसके कंधे पर हाथ फैलाते उसे सीने से लगाते बोला, आप बहुत बुरे हैं। वो उसके सीने में मुँह दिए मनमनाई। अच्छा लेकिन अभी तो कोई कह रहा था कि ज़हीर आप बहुत अच्छे हैं। वो क्या था फिर? कुछ नहीं था, वो झूठ बोला था मैंने। वो अब अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके उसकी आइसक्रीम उससे लेकर खाना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा शर्माओगी तो नुकसान उठाओगी। वो उसके मुंह की तरफ जाता चम्मच अपने मुंह में डालते बोला, मेरा जूता था ज़हीर, आपने खा लिया। तो तुम भी तो मेरा जूता खा रही है, तो तुम भी तो मेरा जूता खा रही थी ना। वैसे भी एक दूसरे का जूता खाने से प्यार बढ़ता है और मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा, तुम जूठे चम्मच की बात करती हो। वो फिर बेबाकी से बोला तो वो बेचारी फिर खामोश हो गई। वो पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था, अब क्या हो गया था उसे? या फिर रिश्ता बदल जाने का असर था जो वो ऐसी बेबाक बातें कर रहा था? लेकिन जो भी था बहुत प्यार और अनोखा था। उसी नोक झोंक में वो दोनों घर चल दिए थे। मीरब आज काफ़ी दिनों बाद आई थी और अब बैठी वो मरवा को मना रही थी, जो उससे बात भी नहीं कर रही थी।
पहले केस की वजह से और फिर बाद में वली के साथ वक्त गुजारते उसे हॉस्टल वापस छोड़ने पर काफ़ी दिन लग गए थे, जिसकी वजह से वो यूनी नहीं आई थी। और अब वो बेटी मरवा मरवा को मना रही थी, जो मानने का नाम नहीं ले रही थी। आज शायद फरहान भी नहीं आया था। अब ये मरवा की खुशकिस्मती थी या फरहान की, ये तो रब ही बेहतर जानता था। वो मीरब की एक ना सुनते अपनी क्लास लेने चली गई थी और पीछे से मीरब ने एमके को फ़ोन मिलाया। हेलो मीरब, क्या हुआ है? मरवा ठीक है? ये तो तुम्हारी क्लास का टाइम है ना, तो क्यों कॉल की है? उसका फ़ोन उठाते ही एमके के सवालनामे शुरू हो चुके थे। भाई सब्र कर जाएं यार, मैं यहाँ खुद परेशान हूँ। वो तकी तकी सी बोली। क्या हुआ है बच्चे? आपकी लाडली नहीं मान रही, अब बताएं क्या करूँ? ओह, अब मैं समझा। वो रिलैक्स सा कुर्सी से टेक लगाए बोला। मेरी लाडली को मनाना बहुत आसान है, बस उसे बर्गर, शौरमा, पिज़्ज़ा ये सब खिला दो, वो खुद ब खुद मान जाएगी। वो होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए बोला। भाई अब ना मानी ना, कसम से मैंने उसे दो लगा देनी है कान के नीचे। मीरा गुस्से से बोली। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मुझे वली को यतीम और तुम्हें बेवा करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वो भी उसकी अंदाज में बोला तो मीरा गड़बड़ा गई। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे मरवा को कुछ कह सकती हूँ? आखिर वो मेरी होने वाली भाभी है, मैं उसे मना लूँगी। डोंट वेरी। अल्लाह हाफिज़। वो बेचारी मुश्किल से बात ख़त्म करते फ़ोन बंद कर गई। एमके का क्या भरोसा था कि सच में ही मुजाहिद को मार देता, जिसने आज तक अपनी ब्यूटी को फूल से ना मारा था। वो कैसे किसी और को उस इस बात की इजाज़त देता कि वो मरवा को सख्त नज़र से भी देखता। अब मीरब को नया केस मिल चुका था, मरवा को मनाने का केस। अब ये केस कैसे भी करके उसे जीतना ही था। बिलावर, मुझे दो यार, कब से उठाया हुआ है तुमने? अब मेरी बारी, दो मुझे। सादिया और बिलावर की जंग शुरू थी, क्योंकि बिलावर ने कब से अक्सा के बेटे को उठाया हुआ था और सादिया को मौका ही नहीं मिल रहा था उसे उठाने का। मैं इसका इकलौता सगा मामू हूँ, इसलिए उसे मैं ही उठाऊँगा। वो मज़ीद बेबी को सीने में पेंचते बोला। तुम अगर इसके सगे इकलौते मामू हो तो मैं भी इसकी सगी इकलौती पुप्पो हूँ, मुझे दो ना। वो भी दो बदू बोली, जबकि बाकी सब उनकी नोक जोक एंजॉय कर रहे थे। तुम दोनों छोड़ो मेरे बेटे को, मैं खुद उठाऊंगा। तुम दोनों ने तो इसका दिमाग घुमा दिया है। साथ बिलावल से अपने बेटे को लेकर अलग सोफे पर जा बैठा, जहां अक्सा बैठी फ्रूट्स खा रही थी, जबकि अब दोनों की मूड बन चुके थे। कितने जालिम हो तुम साथ, देखना मैं तुम्हें अपने बच्चे देखने भी नहीं दूंगा। बिलावल की बात सुनकर सादिया ने बेसाख्ता पहलू बदला था, जबकि बिलावल की नज़रें अब सादिया पर थी, जो उसकी बात सुनकर सुर्ख हो गई थी, जबकि बिलावल की आंखें शरारत से चमक रही थी। बेशरम, सादिया ने उसे एक मज़हब लक़ब से नवाजा था। तुम्हारा शादी करने का ख्वाब पूरा होगा तो बच्चे आएंगे ना? साद मजाक उड़ाते बोला। साद, ऐसा मत कहें, मेरे भाई की शादी ज़रूर होगी और बहुत जल्द होगी। वो जानती थी बिलावल की फीलिंग सादिया के लिए, क्योंकि उसने सबसे पहले अक्सा को बता दिया था, ताकि वक्त आने पर वो साथ से बात कर सके। चलो जी, हमारी दुआ है कि इसकी ख्वाहिशात जल्द पूरी हो जाए, आमीन। भाई अब अली मुझे दें। सादिया ने उसकी शौक़ नज़रों से बचने के लिए साद को मुखातिब किया। साद के बेटे का नाम अली राजपूत था। वो अली को लेती वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। हाय अल्लाह, अली तुम्हारे मामू तो बहुत ही बेशर्म हैं। वो उसे अपने कमरे में ले आई थी और उसे बेड पर लिटाई उससे बातें कर रही थी। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे मामू को गंजा करेंगे। पप्पू की बात सुनकर वो मुस्कुराया था, जैसे उसे ये बात बहुत पसंद आई हो। ओ मेरा प्यारा बेबी। उसे मुस्कुराते देखकर उसने चटाचट चूम डाला था। मन क्या कर रहे हो, छोड़ो, कोई आ जाएगा। लम्स किचन में कड़ी चाय बना रही थी। जब ऑफिस से वापस आते मन ने उसे कमरे में गायब पाया तो सीधा किचन में चला आया, जहां वो चाय बना रही थी।
आते ही उसे पीछे से हक करते उसकी गर्दन में मुंह छुपाए आंखें मौन गया। अच्छी बात है, कोई आ जाएगा तो तुम्हें ही शर्म आएगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मन क्यों इतने बेशर्म हो तुम? मैंने कहा था तुमसे मैंने कहा था तुमसे कि मेरे ऑफिस से वापसी पर कमरे में ही रहा करो, फिर क्यों किचन में आ गई? ऑफिस से वापसी पर तुम्हें ही चाय चाहिए होती है, इसलिए सोचा कि जल्दी से चाय बना लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे आज। अब छोड़ो ना, ये हमारा बेडरूम नहीं है। मन क्या कर रहे हो? उसके गालों पर बोसा देते बेखुद हो रहा था। चलो कमरे में। वो उसका हाथ पकड़ते उसे कमरे में ले जाने लगा जब उस बेचारी ने मुश्किल से चूल्हा बंद किया था। रूम में आते ही मन ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी थी। चेंज तो कर लो। वो खुद बेड पर लेटा उसे अपने ऊपर लेटाए हुए था जब उसने उसके गालों पर हाथ रखते कहा, दिल नहीं चाह रहा। वो नरमी से उसके होंठ छूते बोला, परेशान लग रहे हो मन, क्या हुआ है? वो उसकी सुर्ख आंखें देखते बोली, परेशान नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। काम बहुत था आज और भाई भी मीटिंग के लिए लाहौर गए हुए थे, तो बस थकावट हो गई है। वो उसे बेड पर लिटाते खुद उस पर साया करते बोला, चेंज कर लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर कोई पेन किलर ले लेना, आंखें देखो लाल हो रही है। वो उसकी आंखों पर हाथ रखते बोली तो मन ने उसके हाथ पकड़ते चूम लिए। फ़िलहाल मुझे तुम्हारी तलब हो रही है और बहुत शदीद हो रही है। चुपचाप लेटी रहो और मुझे प्यार करने दो। उसके दोनों गाल बारी बारी चूमते बोला तो वो भी मुस्कुराते उसके गिर्द बाजू डाले खुद को उसके हवाले कर गई।